नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। बात आज करते हैं हम सभी लोग क्रियात्मक शोध के बारे में। क्रियात्मक शोध उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो एनटीए नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं या एनटीए नेट के तहत आप किसी भी विषय की तैयारी करते हो, उनके भी परीक्षा में ये पूछा जाता है। और यदि आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, प्रशिक्षु हैं, तो उनके लिए भी यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझना प्रारंभ करें कि जैसा शब्द का प्रयोग हुआ है क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च, तो क्या यह एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक अनुसंधान को करने का अधिकार सिर्फ पीएचडी कर रहे रिसर्च स्कॉलर्स को ही है, या एक सामान्य शिक्षक भी ऐसी समझ, ऐसे अधिकार रखता है कि वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर सके? तो इन सभी उत्तरों का जवाब आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शब्द के अर्थ से शुरू करते हैं, तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। शब्द दो प्रयोग हुए हैं, क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान भी हम कह सकते हैं इसके लिए। चाहे अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया जाए, चाहे रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाए। रिसर्च शब्द में प्रयुक्त री और अनुसंधान शब्द में प्रयुक्त अनु शब्द, दोनों शब्द किसी भी कार्य के पुनरावृत्ति या किसी भी कार्य को बार बार करने का घोतक होते हैं। अब इस प्रकार से अगर इन शब्दों का हम अर्थ कहें तो दोनों ही शब्दों के अनुसार किसी भी समस्या को या किसी भी विषय वस्तु के बारे में विधिवत रूप से बार बार खोजने की प्रक्रिया अनुसंधान है। तो क्या यही एक लाइन आप लिख सकते हैं अपनी परीक्षा में? तो लिख सकते हैं, परंतु एक और अच्छी परिष्कृत लाइन जिसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, अनुसंधान क्या है? अनुसंधान है कि वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन व नवीन ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया को हम अनुसंधान कहते हैं। यानी जिस प्रक्रिया के माध्यम से जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम और अपडेट कर लें, या फिर हम किसी नए कॉन्सेप्ट को भी सीख सकें या किसी नए कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकें, ऐसी प्रोसेस रिसर्च कहलाती है, ऐसी प्रक्रिया अनुसंधान कहलाती है। तो क्या इसी से संबंधित ये क्रियात्मक शोध है? तो आइए समझते हैं। जब देखिए ये अगर प्रक्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है तो कई सारे स्टेप भी इन्वॉल्व होते होंगे किसी भी अनुसंधान को करने के लिए। अगर हम अनुसंधानों का क्लासिफिकेशन करें तो तीन प्रकार के अनुसंधान हम देखते हैं। एक प्रकार का ऐसा अनुसंधान होता है, ऐसे व्यक्ति लोग, ऐसे रिसर्च स्कॉलर होते हैं जो ऐसे रिसर्च करते हैं जिनसे सिर्फ सिद्धांतों का निर्माण हो सकता है। दूसरे प्रकार के रिसर्च स्कॉलर वो होते हैं जो इन सिद्धांतों का प्रयोग करके कहीं प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है और उस प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के आधार पर किसी रिसर्च स्कॉलर ने किसी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने का कार्य, उन बातों को इम्प्लीमेंट करने का काम किया, तो वो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा, व्यवहारपरक अनुसंधान कहलाएगा। तीसरा एक प्रकार है क्रियात्मक अनुसंधान। यानी क्रियात्मक अनुसंधान के तृतीय प्रकार में भी आता है, और अगर हम तृतीय प्रकार न जाएं तो ये एक प्रकार के व्यवहारपरक अनुसंधान में भी आता है। तो चलिए देखें आखिर क्या है क्रियात्मक अनुसंधान। तो एक एक लाइन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा और पूर्व के प्रश्न पत्रों को हल करने के समय देखिएगा क्या यही शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो क्रियात्मक शोध स्थानीय क्षेत्र परिवेश से संबंधित। कहाँ से? स्थानीय क्षेत्र परिवेश से। आप क्या करना होता है, अब पीएचडी के लिए आपको टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए आप एक जिले का टॉपिक नहीं ले सकते, मतलब किसी एक जिले तक सीमित कार्य नहीं कर सकते, कम से कम मंडल स्तरीय टॉपिक आपको लेना पड़ेगा, मंडल स्तरीय समस्या का टॉपिक आपको लेना पड़ेगा। परंतु ये कैसा है? क्रियात्मक शोध स्थानीय क्षेत्र से संबंधित है। स्थानीय क्षेत्र परिवेश से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा व्यवहार परक प्रायोगिक अध्ययन है, बात समझ में आई, जिसके अंतर्गत किसी एक विद्यालय, चाहे विद्यालय हो, कोई विभाग हो, कोई संगठन हो व कोई कारखाना हो आदि की वर्तमान दैनिक और व्यवहारिक समस्याओं का, जो भी समस्याएं रोज आ रही हैं, उन सभी समस्याओं का
वस्तुनिष्ठ आधार पर तात्कालिक समाधान खोजने के लिए, अगर वस्तुनिष्ठ आधार पर यानी जैसी समस्या उसका तत्काल समाधान, कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर दीजिए। दूसरा, तत्कालीन समाधान खोजने के लिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया नहीं जिसमें 3 साल का समय लगे या 2 साल का समय लगे, इसको आपको 10, 15, 20 दिन में कंप्लीट करना है, लगभग मैक्सिमम 3 महीने में आपको कंप्लीट कर लेना है। यानी जो भी ये समस्या है ये स्थानीय परिवेश से संबंधित वस्तुनिष्ठ आधार पर तत्कालीन समाधान खोजने के लिए, और कौन करेगा? संबंधित संस्था के कर्मचारियों द्वारा। कहाँ करेंगे? संस्था के स्तर पर ही विधिवत रूप से किया जाता है। समझ में आ गई बात? एक बार और बता दूं, चलिए बता देता हूं। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? इस अनुसंधान के अंतर्गत चाहे कोई विद्यालय हो, संगठन हो, विभाग हो, कारखाना हो, उस कारखाना विभाग से संबंधित जो डेली लाइफ की समस्याएं हैं, ठीक है, किसी को अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम आ रही, किसी विद्यालय की बात है तो बच्चों को कोई एक विषय, गणित बड़ा कमज़ोर है सभी का, तो उस गणित विषय को कैसे हम रुचिकर बना सकें, ये समस्या रोज आती है, तो डेली लाइफ से संबंधित है। यानी ऐसी समस्याओं का वस्तुनिष्ठ तत्कालीन समाधान, और कौन? वही शिक्षक जो पढ़ा रहा है, यानी संबंधित संस्था के कर्मचारी, और तीसरा संस्था के स्तर पर विधिवत रूप से किया जाता है, तो ये क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। बात आपको शायद समझ में आई होगी तो जरूर बताइएगा, अन्यथा मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा। अब इस प्रकार के अनुसंधान को करने का कार्य किसने प्रारंभ किया? वैसे तो कर्ट लेविन का भी नाम आता है क्षेत्र अनुसंधान या क्षेत्र अनुसंधान के संदर्भ में, परंतु इसके प्रमुख प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे हैं। इस प्रकार के अनुसंधान के प्रधान प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे को कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान कार्य करता है एक सिद्धांत पर जो कहता है कि समस्या हमारी है तो हल भी हम ही निकालेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या हमारी और हल भी हमारा के सिद्धांत पर कार्य करता है, और किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य किसी रिसर्च स्कॉलर को इसके लिए अपना समय देने की आवश्यकता नहीं है। अब स्टीफन एम कोरे साहब ने क्रियात्मक शोध के स्वरूप को अपनी पुस्तक टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, पुस्तक का नाम क्या था? स्टीफन एम कोरे की टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस में विस्तृत करते हुए तथा उस पर बल देते हुए कोरे ने लिखा, एक एक लाइन थोड़ा बड़ी है लेकिन सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्रियात्मक अनुसंधान की। क्या कि विद्यालय में क्या रखा जाए, क्या समाप्त किया जाए, क्या सम्मिलित किया जाए, इस संबंध में देखो क्या होता है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं वो कार्य क्या कर रहे हैं, शिक्षा संबंधी यानी शिक्षा शास्त्री जो है, जो शिक्षा शास्त्र विषय से रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सभी लोग शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के ही कार्य करते हैं। अब वो लोग जो शिक्षक शायद हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर शिक्षण कार्य से थोड़ा सा अलग हैं और वो लोग अगर कार्य कर रहे हैं, या फिर जो शिक्षक उसी विषय को पढ़ा रहा है, जो अपने छात्रों को सीधे जान रहा है, एक एक छात्रों को जान रहा है, तो अगर वो समाधान देगा और अगर दूसरा एक कोई नया व्यक्ति समाधान देगा तो उन दोनों के समाधानों में अंतर होगा। इसीलिए कोरे साहब कह रहे हैं टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस में कि किस प्रकार से हम स्कूली प्रक्रिया को सुधार सकें। उसके लिए कहते हैं कि आखिर विद्यालय में हम क्या रखें, क्या समाप्त कर दें, क्या मिला लें, क्या सम्मिलित कर लें। इस संबंध में अधिकतर अध्ययन सैकड़ों और सहस्त्रों विद्यालयों की कक्षाओं में तथा सैकड़ों अमेरिकन समुदायों में ही किए जाने चाहिए, कहीं बाहर करने की जरूरत नहीं है। तथा ऐसे अध्ययन किसके द्वारा करे जाने चाहिए? ऐसे अध्ययन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किए जाने चाहिए जिन्हें अपने अध्ययनों के आधार पर अपने कार्यों की पद्धति में परिवर्तन संपन्न करने पड़ते हैं। यानी ये कार्य करते रहने चाहिए, और किससे करने चाहिए? उन्हीं व्यक्तियों को जो उससे संबंधित हैं। यानी जो ऊपर की बात कही गई है उसको स्टीफन एम कोरे अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। जिन्हें अपने अध्ययनों के आधार पर अपने कार्यों की पद्धति में परिवर्तन संपन्न करने पड़ते हैं। अब ये कौन लोग कर रहे हैं? जब तक शिक्षक, क्वेश्चन पूछा भी गया आपके यहाँ डीएलएड के परीक्षा में, देख लीजिएगा, सीटेट में भी पूछा गया कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो ये रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। तो जब तक शिक्षक, विद्यार्थी, निरीक्षक, प्रशासक व विद्यालय संरक्षक, यानी शिक्षक जो स्टूडेंट है वो, निरीक्षक यानी जो बाहर का जो अधिकारी है, एनपीआरसी है या फिर आपका जो बीईओ है, कोई भी अधिकारी, प्रशासक
विद्यालय संरक्षक सतत रूप से यह जांच नहीं करते कि वह क्या कर रहे हैं, तब तक हमारे विद्यालयों का जीवन वह नहीं होगा जिसको वे स्थिर रखना और जिसमें वे सुधार करना चाहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने पुस्तक में टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस में इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया। और अगर इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि आखिर विद्यालय में क्या रखें, क्या हटाएं, इस पर सैकड़ों अध्ययन जो हैं वहीं विद्यालय में ही होने चाहिए और उन्हीं शिक्षकों के माध्यम से किए जाने चाहिए जो शिक्षक पढ़ा रहा है। ठीक है, और ये कार्य शिक्षक, विद्यार्थी, संरक्षक, प्रशासक, निरीक्षक सभी को करने चाहिए। और जब तक ये कार्य नहीं किए जाएंगे तब तक वह परिवर्तन, वह हम सुधार नहीं ला सकते जो हम लाना चाहते हैं। ठीक है, अगर बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने रेलेवेंट ग्रुप में भेजिएगा। जो बच्चे अध्ययन के लिए गंभीर हैं उनको भेजिएगा। अब आइए क्रियात्मक अनुसंधान और है क्या, इसकी विशेषताओं को अगर हम पढ़ लें तो और बातें हमारे समझ में आ जाएंगी। पहली विशेषता क्या है कि आपने क्या कहा था कि वहीं जहाँ विद्यालय है वहीं, तो पहला, संबंधित सामाजिक इकाई ही अनुसंधान का स्थान होती है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है कि जो उसकी संबंधित इकाई है, विद्यालय का अगर शिक्षक कर रहा है तो शिक्षक अपने ही विद्यालय में करेगा। शिक्षक सामाजिक कोई सी मुद्दे पर रिसर्च करने नहीं जाएगा। तो संबंधित सामाजिक इकाई ही अनुसंधान का स्थान होगी क्रियात्मक अनुसंधान में। दूसरा, संबंधित सदस्यों का द्वारा अनुसंधान, जो लोग उस अनुसंधान की या जो लोग उस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार के अनुसंधान को किया जाएगा। तीसरा, स्थानीय परिवेश तक ही सीमित है। इसमें आपको मंडल या 2-3 जिले नहीं लेने हैं, सिर्फ अपने विद्यालय या अपने क्लासरूम तक ही इसको सीमित रखना है। तीसरी बात कही गई, वस्तुपरक अध्ययन पद्धति का उपयोग। तो हम जो भी शिक्षक अगर उसी कार्य को कर रहा है तो वो क्या करेगा कि भूल और प्रयत्न ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, सीधा स्पष्ट जो बात एक एक बच्चे को वो जानता है, उसके बौद्धिक स्तर को जानता है, तो उस आधार पर वो विवेकपूर्ण और लक्ष्यपूर्ण कार्य कर सकेगा। पांचवी बात कही गई, पांचवी विशेषता क्या है, कहते हैं चक्रात्मक अध्ययन प्रक्रम। चक्रात्मक अध्ययन प्रक्रम क्या है कि यानी इस कार्य में एक चरण में ही ये संपूर्ण नहीं हो जाएगा। इसमें क्या है, आपने देखा कि बच्चे मेरी एक क्लास के लेक्चर में बहुत बोर हुए और अगले लेक्चर में बड़े इनिशिएटिव होकर के अटेंड किया, तो आखिर लास्ट क्लास में जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था उसमें क्या बच्चों को समस्या आई, तो उसको फिर से पढ़ाया, देखा कि इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, तो थोड़ा ज़्यादा आया, फिर से आपने उसको और नए तरीके से पढ़ाया, देखा कि और बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको और प्रोजेक्टर और बहुत चार्ट और अन्य माध्यमों से पढ़ाना प्रारंभ किया, देखा कि बच्चे अन्य दोनों प्रकार के दोनों क्लासेस से अब की बार ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे थे। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया जो चलती रहेगी, किसी भी एक चरण में ये पूर्ण नहीं होने वाली। ठीक है, तो अनुसंधान क्रिया अनुसंधान क्रिया अनुसंधान ऐसा कार्य चलता रहेगा, यानी चक्रात्मक अध्ययन प्रक्रिया चलती रहेगी। अगला कहा गया दैनिक कार्यक्रम का ये अभिन्न अंग है, यानी ये एक ऐसा ये एक ऐसी अनुसंधान प्रक्रिया है जो एक संस्था, समुदाय और विभाग के दैनिक कार्यक्रम में सम्मिलित है। रोज हमारे सामने समस्या आती है कि कभी कोई हम पढ़ाते हैं तो कोई बच्चे पीछे बैठे बात कर रहे होते हैं, तो उनको हम अगर न डांटे, बिना डांटे हुए उनको हम उनकी उन दो बच्चों की हरकतों की वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब ना हो, तो कुछ हम ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से वो दो तो शांत हो जाते हैं, समझ जाते हैं, बाकी बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी हमारे ये दैनिक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। अनुशासन की समस्या आती है, शिक्षण की समस्या आती है, तमाम समस्याएं हमारे डेली लाइफ में आती हैं। उन सभी डेली लाइफ का जो आप समाधान कर ले जाते हो तो आप क्रियात्मक अनुसंधान करता है, यानी आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं। किसी भी प्रकार की विशेष डिग्री आपको लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है भाई स्टीफन एम कोरे की। अगला कहते हैं जनतांत्रिक भावना पर आधारित। कैसी भावना पर? जनतांत्रिक भावना पर आधारित है, यानी ऐसी ये प्रक्रिया है, आप अपने धुन में नहीं हैं कि हम पढ़ाए और हमारा काम खत्म हुआ, ऐसा नहीं होगा ना। यहाँ पर क्या है कि आप अपने
अपने शिक्षण को या अपनी कार्यप्रणाली को लगातार आप चेक करते रहेंगे, लगातार आप उसको जांचते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, जो एक एक बच्चे तक आप अपने ज्ञान को पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, यानी आप प्रत्येक बच्चे को महत्व देते हैं। और जनतंत्र का मतलब भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके, प्रत्येक व्यक्ति का प्रक्रिया में इन्वॉल्वेशन हो, यही जनतंत्र है। और ऐसी भावना के साथ यदि आप पढ़ा रहे हैं, ऐसी भावना के साथ यदि आप कार्य कर रहे हैं, तो यही भावना के लिए तो प्रोत्साहित करता है क्रियात्मक अनुसंधान। अच्छा भाई, केवल तात्कालिक समस्या के समाधान से संबंधित, ये लाइन ही पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है कि तात्कालिक समस्या से संबंधित समाधान से संबंधित कौन सा अनुसंधान है या कौन सा शोध है, तो क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए किस प्रकार का अनुसंधान किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के समाधान के लिए किस प्रकार का अनुसंधान किया जाता है, तो एक्शन रिसर्च किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। बहुत कम समय में स्थानीय परिवेश में ही कौन सा अनुसंधान किया जाता है, तो बहुत कम समय के अंतर्गत स्थानीय परिवेश में स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा एक्शन रिसर्च किया जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं आपको। और आखिरी है समस्या अनुस्थापित अनुसंधान। समस्या अनुस्थापित अनुसंधान का मतलब क्या है कि ये सिर्फ टारगेटेड टू प्रॉब्लम, जो भी समस्या, बच्चे भाषा नहीं सीख पा रहे हैं, बच्चे गणित नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे गणित का कोई परसेंटेज नहीं जान पा रहे, या लाभ हानि नहीं पढ़ पा रहे, या प्रतिशत नहीं पढ़ पा रहे, बाकी तो सबको आ गया, प्रतिशत में प्रॉब्लम हो रही है इनको, बच्चों को रेशियो में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे सब कुछ पढ़ पा रहे हैं, वोकेबुलरी जो बड़ी है उनको नहीं याद कर पा रहे हैं। यानी दिस रिसर्च इज टोटली टारगेटेड टू द प्रॉब्लम, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, सीधा समस्या से संबंधित, यानी समस्या अनुस्थापित अनुसंधान होता है, जिसका सीधा संबंध समस्या से होता है, बाकी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इसका कार्य नहीं होता। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि आखिर क्रियात्मक शोध है क्या, क्या कार्य इसमें होता है, कौन इसका प्रवर्तक है और क्या इसकी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर आप अपना कार्य करेंगे, आप भी एक्शन रिसर्च को करते रहेंगे। अच्छा भाई, जब कहीं पर मैंने आपको बताया है कि कहीं पर भी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग होगा, प्रोसेस शब्द का प्रयोग होगा, तो उस प्रक्रिया में कुछ चरण भी सम्मिलित होंगे। यानी आपको कहीं से कहीं जाना है, 100 किलोमीटर तक जाना है, तो 100 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक भी जाना है, तो आपको उठकर चलना पड़ेगा और कदम बढ़ाने पड़ेंगे, तो एक एक स्टेप फॉलो करना होगा, उस आधार पर आप आगे चल पाएंगे। इसी प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए भी कुछ चरण हैं। लगभग सभी अनुसंधानों के लिए इसी प्रकार के चरण हैं, परंतु कुछ शब्दों में अंतर है, बस उसी के आधार पर इस क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सा विशिष्ट हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी है। कह रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के संचालन का प्रक्रम प्राय इतना कठोर नहीं होता जितना कि वैज्ञानिक अनुसंधान का होता है, परंतु दोनों प्रकार के अनुसंधानों की प्रक्रिया काफ़ी हद तक समान है। पहला क्या काम होगा भैया, पहला काम है समस्या की पहचान, चयन, सीमांकन। समस्या की पहचान का मतलब क्या है भैया, आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते आपको कोई समस्या सामने आई कि बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी एक टॉपिक से संबंधित किसी भी समाधान को नहीं हल कर पा रहे हैं, तो वो आप पहले तो समस्या पहचाना, सबसे पहला स्टेप है किसी भी अनुसंधान का, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान सबसे पहला होता है। फिर समस्या की पहचान के लिए हो सकता है एक से अधिक समस्याएं बच्चों को आ रही हों, तो उसमें से किसी एक विशेष समस्या का हम चयन करेंगे और फिर उसको हम संबंधित कर देंगे, सीमांकन कर देंगे, जिससे हम कुछ सोच सकें। सीमांकन करने का मतलब ये होता है कि बच्चे को गणित नहीं आ रही है, तो गणित बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लो है। बच्चे का परफॉर्मेंस काफ़ी लो क्यों है, क्योंकि उसके गणित में नंबर कम है। यानी हमारे सोचने को जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ एक क्षेत्र तक जा रहा है। अब देखा आपने गणित के सभी पाठ के या गणित के सभी लेसन्स का सवाल तो उसने लगा लिया, एक रेशियो का ऐसा पार्ट है जिसके वो सवाल नहीं लगा पाया, जिसमें वो 0 पाया। यानी अपने आप ने अपने और समस्या को क्या किया, और भी सीमित कर लिया और भी क्षेत्र में बांध लिया। तो ये काम आपको सबसे पहले करना होता है कि समस्या की पहचान करनी होगी, चयन करना होगा। समस्या अगर एक से अधिक है तो चयन करिए और उस
चयनित समस्या को सीमांकित करिए, यानी बांधिए किसी क्षेत्र में, तभी तो आप सोच पाएंगे दिशा में, अन्यथा सोच नहीं पाएंगे। फिर सोच करके ये जो समस्या की पहचान कर ली है उसको आप लिख दीजिए, एक कथन के रूप में लिखिए या कथन के रूप में कहिए कि किस प्रकार से, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि समस्या का निर्धारण, ठीक, निर्धारित हो गई कि फला ही समस्या है और उसको आप लिख दीजिए। तीसरा स्टेप आप क्या करेंगे कि समस्या के विशिष्ट आधारों पर क्रियात्मक परिकल्पनाओं को विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है परिकल्पना। परिकल्पना होती क्या है? परिकल्पना होती है किसी भी समस्या से संबंधित या फिर किसी भी समस्या का जो समाधान है उसका पूर्व सोच लेना, समाधान का पूर्व कथन। हम भाई लाइट अगर चली गई आपके कमरे में तो आप सोचोगे कि आखिर काहे लाइट चली गई, हो सकता है प्लग गड़बड़, हो सकता है लाइट चली ही गई हो, पावर कट हो गया हो, या फिर कोई स्विच गड़बड़ हो गया हो, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, समस्या का पूर्व अनुमान लगाते हैं, समस्या के समाधान का पूर्व अनुमान लगाते हैं। स्पष्ट आप समझिएगा, समस्या के समाधान का पूर्व अनुमान लगाते हैं, ठीक है। और समस्या के बारे में कई सारे प्रकार की परिकल्पना है। परिकल्पना क्या होती है इसको बहुत सारे लोगों ने परिभाषित किया है। एक अगर हम टाउनलैंड की परिभाषा बहुत एक लाइन में है, कहता है कि परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है। अब इस प्रस्तावित उत्तर में ये सभी प्रकार के अनुसंधान में ये स्टेप लेना होगा आपको, परंतु क्रियात्मक अनुसंधान में क्या करना है, क्रियात्मक अनुसंधान में आपको कोई फंक्शनल हाइपोथेसिस ही बनानी पड़ेगी। किस आधार पर? समस्या का जब आप सीमांकन कर रहे थे तो सीमांकन करते समय आपको ये पता चल गया था कि बच्चे का जो समस्या है वो किसी एक क्षेत्र से संबंधित है, तो उसी विशिष्ट कारणों के आधार पर, उसी जो कारण आपने जान लिए हैं, उन्हीं कारणों से संबंधित आप एक परिकल्पना का निर्माण करेंगे, ठीक है, यानी उसका समाधान का प्रयास करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? उपयुक्त अनुसंधान अभिकल्प की योजना प्रस्तुत करना। बड़े कठिन शब्द का प्रयोग हो रहा है। आप ये मान के चलिए, मैंने जो ये एक्शन रिसर्च का कंटेंट इकट्ठा किया है वो एक बड़ी ही अनुसंधान के क्षेत्र की बहुत ही उत्तम पुस्तक एच.के. कपिल की है, अनुसंधान विधियाँ। आप अपने टीचर्स से पूछेगा एच.के. कपिल की पुस्तक कितनी बेहतरीन है, और उस एच.के. कपिल की पुस्तक से मैंने ये कंटेंट कलेक्ट किए हैं, और भी कई किताबों का मैंने सहारा और अपने भी अनुभवों का मैंने प्रयोग किया हुआ है। तो इस आधार पर थोड़ा सा शब्द कठिन होंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन शब्दों का प्रयोग आप अपने टेक्स्ट में करेंगे, अपनी कॉपीज़ में, अपने प्रश्न के उत्तरों में लिखेंगे, तो ज़रूर ही आपकी नोट्स अलग लोगों से थोड़ा सा विशिष्ट होंगे। तो परीक्षक भी उसको जांचते समय थोड़ा सा आपको विशिष्टता दे सकता है। चलिए, पहला काम किया, समस्या की पहचान की, उसका चयन किया, उसको सीमा में बांध दिया। दूसरा, जब हमको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चल गई तो आपने समस्या को लिख दिया। तीसरा क्या है, जब समस्या के जो आपको संभावित कारण लग रहे हैं, उस संभावित कारण, मतलब ऐसे हवा में तो नहीं बोल दोगे ना कि लाइट नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि पेट खराब है। अनाप शनाप तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, लाइट नहीं आ रही है, हो सकता है पेट खराब हो इसलिए लाइट नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। यानी समस्या का जो वास्तविक कोई भी कारण हो सकता है वही तो आप खोजेंगे ना, अपने मन से तो कुछ खोज नहीं लेंगे, ठीक है भाई। तो अब परिकल्पना बन गई, दो चार आपने संभावित उत्तर बना लिए। 2-4 संभावित उत्तर बनाने के बाद अब आप उस उत्तर के जो समस्या का, जो आपने संभावित समस्या का जो उत्तर बनाया है, समाधान का जो उत्तर बनाया है, उस उत्तर को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक पूरा ब्यौरा बनाएंगे, आप एक डिज़ाइन बनाएंगे कि हाँ, मैं एक अगली क्लास लगाऊंगा सिर्फ रेशियो पढ़ाने के लिए, या फिर सिर्फ हम परसेंटेज पढ़ाने के लिए। उस क्लास में मैं क्या करूँगा, उस क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अच्छी तरीके से बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊँगा, ठीक है, बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊँगा। इस तरीके से आप ये काम करेंगे। आगे क्या, ये योजना आपकी बन गई। फिर उस योजना का, यानी उस डिज़ाइन का क्या करेंगे आप, उस डिज़ाइन का आप टेस्ट करेंगे, यानी उसको आप परीक्षण करने जाएंगे। तीसरा,
उस आधार पर एक अपने आप साथी को भी लिए जाएंगे, या फिर जो भी आप अगर अकेले कर रहे हैं तो उस पढ़ाने के दौरान पढ़ाकर जब आप आएंगे, वापस लौट के आएंगे, तो बच्चों की अनुक्रियाओं को अपने पास नोट कर लेंगे। तो पहला काम समस्या का सीमांकन हो गया, पहचान हो गई, चयन सीमांकन हो गया। दूसरे में आपने समस्या कह दी। तीसरे में आपने क्या किया, समस्या के संभावित कारणों के आधार पर उत्तर बनाया। उत्तर के आधार पर आपने अपने आगे के चरण को व्यवस्थित किया कि हम ये काम करने वाले हैं, यानी अनुसंधान अभिकल्प, यानी रिसर्च डिज़ाइन बनाई। यानी जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो, इस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन बनाई और उस रिसर्च डिज़ाइन के आधार पर आपने कार्य करना प्रारंभ किया। और कार्य करने के बाद आपने देखा कि मेरे जो 2-4 उत्तर थे संभावित, उन उत्तरों में से कौन सा उत्तर ज़्यादा सही है, यानी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आप अपनी क्रियात्मक परिकल्पनाओं का मूल्यांकन कर रहे होंगे। आखिरी में निकल आएगा निष्कर्ष कि आखिर कौन सा उत्तर सही, कौन सा संभावित उत्तर बिल्कुल सही है। तो निष्कर्षों की रचना कर लेंगे आप कि हाँ, इसका कारण यही था कि फला व्यवस्था का पालन न कर पाने के कारण ये बच्चे अभी तक समझ नहीं पाए थे। यानी निष्कर्ष की रचना भी हो जाएगी, और किसी भी अच्छे रिसर्च का या अच्छे रिसर्च स्कॉलर का जो एक योग्यता है, वो क्या करता है कि जब वो निष्कर्ष लिखता है, किसी भी व्यक्ति की रिसर्च करने की सीमाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं खोज सकता, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने जब निष्कर्ष को लिखते समय वो अगले रिसर्च के लिए कुछ ना कुछ संकेत दे देता है, ठीक है। तो अगला क्या करेगा, निष्कर्ष निकाल लेगा। जब निष्कर्ष निकलने के बाद वो अगले संभावित समाधान के लिए कोई ना कोई संकेत भी देता चलता है। तो इस प्रकार से इन प्रक्रियाओं का प्रयोग, इन चरणों का प्रयोग क्रियात्मक अनुसंधान के लिए किया जाता है। आगे देखें कि आखिर जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के लिए जो आपने तथ्य इकट्ठा किए थे, उन तथ्य इकट्ठा करने के साधन क्या हैं, माध्यम क्या हैं, तरीके क्या हैं। तो पहला, आंकड़ों के संग्रहण के लिए आप निम्नलिखित तथ्यों का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है, अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है कि ध्यान से देखना, देख करके जो भी आप व्यवहार देख रहे हैं उसको आप अपने पास नोट करते जाइए। कितने बजे आया, कितने बजे सीधे बैठा, कितने बजे सो गया। परीक्षण, कोई टेस्ट बनाइए, उस टेस्ट के आधार पर काम करिए। तीसरा, साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है कि मैकोबी ने क्या किया, साक्षात्कार चूँकि पूछा गया इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि साक्षात्कार आखिर क्या होता है। साक्षात्कार से अभिप्राय ये है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति जो साक्षात्कार ले रहा है, सामने वाले व्यक्ति से परस्पर मौखिक आदान प्रदान करके दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों से सूचनाएं देने और विश्वास व्यक्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। यानी साक्षात्कार के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति से कोई सूचना लेते हैं। प्रश्नावली देख लेते हैं क्या, क्योंकि प्रश्नावली और अनुसूची में काफ़ी अंतर आता है। प्रश्नावली के बारे में अगर आपसे पूछा जाए 2 लाइन में आप लिख सकते हैं। गुडे तथा हार्ट ने कहा है कि सामान्यतः प्रश्नावली किसी रूप में दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का एक साधन है। किसी दिए हुए रूप में, किसी दिए हुए पहले से डिज़ाइन, जिससे उत्तरदाता स्वयं भरता है। प्रश्नावली का एक नियम है कि इसमें उत्तर जो भी विद्यार्थी हैं उनको स्वयं भरना होगा, और अनुसूची एक चीज़ होती है जो प्रश्न आप बना लेते हैं उनको आप उनसे पूछते जाते हैं और चेकलिस्ट पर आप टिक लगाते चलते हैं। तीसरा, अगला है निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी के आधार पर आप आंकड़ों को संकलन के लिए एक विचारों और अभिव्यक्तियों को क्रमबद्ध रूप से लिखते या क्रमबद्ध रूप से उसको रैंकिंग देते चले जाते हैं। उच्च, सबसे ज़्यादा अच्छा, थोड़ा बुरा, इस तरीके का जो भी रेटिंग स्केल है उसके आधार पर आप 1, 2, 3, 4 बनाते चलते हैं। अगला है समाज मिति। समाज मिति के माध्यम से भी सामाजिक व्यवहार कैसा है बालक का, उसको मापना समाज मिति कहलाता है। संचयी अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, उसके जो पूरे रिकॉर्ड हैं बच्चों के साल भर के, उसके आधार पर भी हम आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारी बातें संबंधित थी क्रियात्मक अनुसंधान से। और अगर आपको लगा हो कि हाँ अच्छा कंटेंट है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जो गंभीर छात्र साथी हैं, दोस्त हैं जो पढ़ाई को लेकर गंभीर हैं, उनको भेजिएगा भी। तब तक के लिए भारत माता की जय।